हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जीएसटी पे, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली पूरी जीएसटी हम कवर करेंगे। लगभग 1 घंटे की सीरीज है पर डे। तो आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। आप अपना फीडबैक जरूर देना। प्लस आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। तो अपना पहला आज का टॉपिक है सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? अगर हम जनरल सेंस में बात करें कि व्हाट इज द सप्लाई, तो सप्लाई मीन्स सेल्स। अब जीएसटी में इसको बहुत डिटेल तरीके से डिफाइन किया गया है, जो कि पहले वाले प्रीवियस सेक्टर में नहीं था। जीएसटी में गवर्नमेंट ने असल में किया क्या कि जो पुराने एक्ट थे, एक्साइज सर्विस टैक्स या वेट, उनमें जो जो जहाँ जहाँ दिक्कतें आती थी जनरल, जिसपे डिस्प्यूट होते थे, कोर्ट में मामले जाते थे, उनको उन्होंने सेटल करने की ट्राई की है। ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपने को कई जगह ये चीजें महसूस भी होती जाएगी। सबसे पहले जो सेक्शन 7 सप्लाई का है, स्कोप ऑफ सप्लाई, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि जीएसटी लगता है हमेशा सप्लाई पे। अगर कोई चीज सप्लाई होगी नहीं तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। बाकी चीजों तो बहुत दूर की बात है। तो यही सबसे बड़ा वैल्यू है सेक्शन 7 का। तो सेक्शन 7 में हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 में कि सप्लाई क्या होता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड दैट मीन्स ये पूरी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें सप्लाई हो सकती है। ठीक है। तो सप्लाई में क्या क्या आता है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए क्या बोलता है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जीएसटी में आप एक चीज हमेशा नोट करना, ज्यादातर जगहों पे गुड्स और सर्विस लिखा हुआ है। रीजन गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों पे लगता है। कई जगह सर्विस आपको वर्ड लिखा हुआ मिलेगा नहीं, इट मीन्स वो चीज सर्विस पे नहीं लगती। जैसे सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 क्लोज एच जो बोलता है कि डिस्ट्रॉयड और गिफ्ट के केस में वहां पे सर्विस नहीं है, वहां पे गुड्स वर्ड यूज लिया हुआ है, तो वहां पे सिर्फ गुड्स है। तो ये आप मान के चलो कि लगभग 90 to 95% गुड्स और सर्विस होगा, 5% या सर्विस होगा या गुड्स होगा, तो वो उससे रिलेटेड होगा सिर्फ। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सच एज सेल। सेल का मतलब हमें पता ही है, बिक्री। ट्रांसफर, ट्रांसफर करना। बार्टर, बार्टर मतलब एक्सचेंज करना। एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज। ये इसमें नया वर्ड डाला है, लीज। ये सबसे बड़ा डिफ्लेक्टेड वर्ड यूज होता है तब जब रियल एस्टेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है। अपना ये जो वीडियो है और स्कोप ऑफ सप्लाई में बना रहा हूँ, ये बेसिक ही बना रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में अपन इसमें अभी जाएंगे नहीं। तो लीज का मतलब जनरल मीनिंग आप समझिए। अभी जैसे आपको पता अगर है तो एआर में कम से कम 5-7 रूलिंग आ चुकी है सप्लाई पे, और सारी की सारी लीज पे ही डिपेंडेंट है जो रियल एस्टेट वालों ने की है। ठीक है। और डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब बेचना। मैंने कोई कैपिटल एसेट्स ली, मैंने फिर उसका लाइफ साइकिल एंड हो गया, मैंने भंगार में बेच दिया, तो वो डिस्पोजल में आ जाएगा। मेड और एग्री टू बी मेड मतलब इंटेंशन टू सेल। फॉर ए कंसिडरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिडरेशन पे ये सब होगा तब वो सप्लाई में आएगा। इसके एक्सेप्शन है, वो हम शेड्यूल 1, 2, 3 में देखेंगे। शेड्यूल 1 इसका एक्सेप्शन होता है। ठीक है। तो प्राइमरी आप ये समझो कि कंसिडरेशन पे ये सब चीज होगी तभी वो सप्लाई में आएगी। बाई ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो बंदे का व्यापार है तभी वो सप्लाई में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैंने एक मोबाइल खरीदा और मोबाइल बेच दिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं है। तो जीएसटी हमेशा बिजनेस पे लगता है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ये दोनों क्या होता है ये हम सेक्शन 16 में समझेंगे बहुत डिटेल से। नेक्स्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी। क्लोज बी क्या बोलता है?
क्लोज भी अपने को ये बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब हुआ कि हम कोई सर्विस अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर बिजनेस के पर्पज से नहीं होगी तो भी जीएसटी लगेगा अगर हम एलिजिबल है तो। जैसे मैंने यूएसए से कोई चीज समझ में आई और मैंने सर्विस ली, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ इंटरनेट वगैरह इन सब से रिलेटेड, या मैंने कोई आर्किटेक्ट सर्विस ली, जो यूएसए में कोई अच्छा डिजाइनर है वो बहुत अच्छी डिजाइन बनाता है, उससे सर्विस ले ली, तो वो जीएसटी में सप्लाई में आ जाएगी। फिर सप्लाई में आते ही हमारे ऊपर 20 लाख मिनिमम वाला लिमिट अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर मैं उसके अंदर हूँ तब मेरा टैक्स नहीं लगेगा, उससे ऊपर हूँ तो मेरा टैक्स लग जाएगा। सी क्लोज, सी क्लोज ये बोलता है सर्विस द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसीडरेशन। इसमें 3 शेड्यूल है, 1 2 3। 1 डील करता है कि कुछ एक सर्विसेज जो अगर विदाउट कंसीडरेशन भी हो तो भी वो सप्लाई में मानी जाएगी और उस पर जीएसटी लगेगा। ये शेड्यूल 1 में हम जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि ये क्यों बनाया गया और उससे बेनिफिट क्या हुआ। अब इसमें क्लोज डी भी था, उसको ओमिट कर दिया गया था फाइनेंस जीएसटी एक्ट 2018 जो अमेंडमेंट आया था उसमें। फिर अपने आते हैं सबसेक्शन 1A। 1A इंसर्ट किया गया था जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से। 1A क्या बोलता है, where certain activity or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1। मतलब 7(1) के अकॉर्डिंग वो चीजें सप्लाई होनी चाहिए, ये तीनों चीजें। दे शेल बी ट्रीटेड आइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर टू शेड्यूल 2। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 7(1) में हम जाएंगे और देखेंगे कि वो सप्लाई है कि नहीं। अगर वो सप्लाई है तो वो गुड्स की सप्लाई होगी कि सर्विस की, वो हमें बताएगा शेड्यूल 2। ठीक है, ये क्यों किस लिए हुआ वो हम उस शेड्यूल को देखेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। मतलब सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 को ये ओवरराइड कर जाता है। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 or such activity or transaction undertaken by central government or a state government or local authority in they are engaged in public authority as may be notified by the government shall be treated neither as a supply or neither as a goods। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाती है लोगों के, तो वो उनका काम है, तो उस पर सर्विस, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो है तो सर्विस बट उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो उसमें उनको अथॉरिटी को, पब्लिक अथॉरिटी को पावर दिया गया है, तो वो रिकमेंडेशन पे नोटिफाइड करती है। ये मैंने एक जनरल उदाहरण बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, ये भी इंसर्ट हुआ था 2018 फाइनेंस जीएसटी एक्ट से। ये क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 1A और 2 गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन ट्रांजैक्शन डेट आर टू बी ट्रीटेड एज गुड्स और सप्लाई। ठीक है, इसका कोई लंबा चौड़ा रिलेवेंस नहीं है। अब ये देखिए शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 जो अभी ऊपर जिक्र किया था सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 2 3 में। सबसे पहला है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसपे अगर अपने को कंसिडरेशन नहीं मिला तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन। मेरा एक बिजनेस है, उस पे मैंने मेरे पास कैपिटल गुड्स भी है, इनपुट भी है, वो मैंने बिजनेस बेच दिया। अगर मैंने फ्री में भी बेचा है तो भी वो मेरी सप्लाई मानी जाएगी। कब, जब मैंने आईटीसी उस पर अवेल किया है, मतलब 1 सितंबर 2017 के बाद के जो उसमें इनपुट कैपिटल गुड्स लिए हैं उस पे माना जाएगा। उसके अलावा अगर मैंने वेट के जमाने में कैपिटल गुड्स लिया है और उस पे मैं अगर फ्री में दे रहा हूँ तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें वर्ड यूज हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। तो आईटीसी तो तभी लगेगा जब जीएसटी आया था। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू द रिलेटेड पर्सन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने अपने बेटों को कोई चीज दी दुकान से निकाल के, तो सिंस कि मैंने उससे कंसिडरेशन नहीं लिया, बट फिर भी वो सप्लाई में माना जाएगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का। उसमें ये है कि 50,000 से अगर कम का कोई गिफ्ट देता है मालिक स्टाफ को, तो उस पे तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, 10 उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल और एजेंट का, ये बहुत डिटेल की चीज है, ये हम कभी और जिक्र करेंगे कि प्रिंसिपल एजेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, क्योंकि इसमें 7, 25, 16 बहुत सारे सबसेक्शन क्लॉज जुड़ते हैं, तो ये बहुत डिटेल चीज है, हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फोर्थ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल ये वर्ड हटा दिया गया था 2018 में। तो अब क्या बचा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरा भाई है, अमेरिका में रहता है, उससे मैंने कोई सर्विस ली, पर वो अपने बिजनेस से रिलेटेड है, तो उस पर मेरा जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो शेड्यूल 1 में कवर हो गया। ठीक है, तो ये चारों चीजें हो गई जब हम विदाउट कंसिडरेशन कोई काम करते हैं, कोई सप्लाई करते हैं या कोई सर्विस रिसीव करते हैं, तो फिर भी उस पर जीएसटी लगेगा। ये एक्सेप्शन क्लॉज है। फिर है शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड क्या बोलता है, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ये बहुत सारी चीजें स्पेसिफाइड करता है। ये इसलिए लाया गया शेड्यूल 2 क्योंकि वेट के जमाने और सर्विस टैक्स के जमाने में झगड़े बहुत होते थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सर्विस टैक्स वाले बोलते थे सर्विस है, वेट वाले बोलते थे वेट है, तो उस पर सर्विस टैक्स भी लगता था, वेट भी लगता था। ये सारे झमेले खत्म करने की इसमें ट्राई की गई है। सबसे पहला ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर होगा तो क्या क्या माना जाएगा, कब गुड्स माना जाएगा, कब सर्विस में माना जाएगा। पहला, यानी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स। माल बेचा है तो गुड्स में ही आएगा, बट अगर आपने राइट बेचा है माल का, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। बी। सी, अगर आपने माल बेचा है, टाइटल में माल बेचा है, और आपने बोला कि ये बाद में अपन जब पैसा आएगा तब अपने उसमें फाइनल कर लिया कितने पैसे में माल देना है, वो गुड्स में आ जाएगा। बी, लैंड एंड बिल्डिंग। लीज, टेनेंसी, ये सब सर्विस में आ जाएगी। फिर सी, का भी लीज, ये सब सर्विस में आ जाएगी। लीज किसी भी की हो सकती है, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, क्योंकि रेजिडेंशियल की इसलिए नहीं आती क्योंकि रेजिडेंशियल को लीज पे एग्जेप्ट किया गया है। नेक्स्ट, बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें काम की चीज ये है, ये सी, वेयर एनी पर्सन सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब कोई बंदा है, वो टैक्सेबल पर्सन के हिसाब से उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, सॉरी, वेयर एनी पर्सन सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब कोई आदमी काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, टैक्सेबल है बट रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि उसका टर्नओवर मिनिमम लिमिट के अंदर है। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम shall be deemed to be supplied by him in the course and furtherance of business immediately before cease to be a taxable person। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा 20 लाख से अंदर का टर्नओवर है, कोई व्यापार कर रहा है, अब वो व्यापार को अगर बेचता है तो क्या होगा, अगर बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, या अगर बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है अपने कोई दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स में आ जाएगा।
सप्लाई ऑफ सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सप्लाई सर्विस में आएगी। फिर कंस्ट्रक्शन अगर कोई कर रहा है तो उसमें दो चीज होगी कि अगर वो कंसिडरेशन उसको इश्यू सर्टिफिकेट आने के बाद करता है तब वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगी, अदरवाइज वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में इनकी डेफिनेशंस दी गई है, वो हम छोड़ते हैं। फिर कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट में मेनली मोटा उन्होंने कवर किया वर्क कॉन्ट्रैक्ट को। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने क्या किया कि सप्लाई ऑफ सर्विस में पकड़ लिया। फिर ड्रिंक एल्कोहलिक ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब के लिए है। शराब अगर उन्होंने पेमेंट किया है तो वो दूसरे में आ जाएगा। फिर ये आगे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर शेड्यूल 3 में आते हैं। शेड्यूल 3 क्या बोलता है? एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच सेल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई और ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब इन चीजों पे को जीएसटी से एक तरह से एक्सेम्पशन देके बाहर निकाल दिया गया है इनडायरेक्टली। सबसे पहला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अगर आपस में कोई सर्विस देते हैं तो वो सर्विस में नहीं आएगी, क्योंकि उनके बीच में सैलरी रिलेशनशिप है, नियोक्ता और स्टाफ का रिलेशनशिप है। ट्रिब्यूनल की सर्विस है, एमपीज, वो तो ऑब्वियसली सबसे पहले आते हैं हर चीज है। फिर उन्होंने सीधे को पॉइंट दिया बहुत गजब का, सर्विस ऑफ फनरल, क्रिमिनेशन, मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज पर्सन। भैया कोई मर गया तो उस पर जीएसटी नहीं लेंगे। इतनी जेटली जी ने इंसानियत दिखाई थी अपने को। फिर सेल ऑफ लैंड, ये बहुत डिस्प्यूटेड चीज है, इसको कहीं आगे हम चर्चा करेंगे। फिर सबसे लास्ट आता है एक्सटर्नेबल क्लेम, क्योंकि ये गुड्स की डेफिनेशन से बाहर होता है हमेशा, अदर देन लॉटरी, लॉटरी पे लगेगा जीएसटी। फिर सप्लाई के कुछ नोटिफिकेशन आए हुए हैं, 9/2017, 2/2019, 14/16, 25/2019। ये अलग अलग चीजें स्पेसिफाइड करते हैं, इतना कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है इनका लंबा चौड़ा। ये एक एल्कोहलिक लिक्कर का जरूर काम का है 25/19 वाला, बट इसमें उन्होंने बोल दिया कि इस पे जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि सिंस एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के परव्यू से ही बाहर है, तो भैया उस पे जीएसटी लगेगा नहीं। फिर कुछ सर्कुलर आए हुए हैं 16, 21, 44, 57, 73, 92, 121। ये भी कोई लंबे चौड़े नहीं है। इसमें मेनली प्रिंसिपल एजेंट का एक रिलेशनशिप है 57 में, जो हमने बोला था कि हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। टेंडेंसी राइट है, पगड़ी वगैरह में क्या होता है। सर्कुलर 44 है, इक्वलिक लिंकर का 121 में आया हुआ है सर्कुलर। और 92 का एक्चुअल में ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 क्लोज डी से रिलेटेड है, सेल्स प्रमोशन और गिफ्ट में अंतर बताता है। तो ये हमारा हुआ सप्लाई 7। तो सप्लाई का इम्पोर्टेंस सबसे बड़ा यही है कि जब सप्लाई होगी तभी जीएसटी लगेगा। तो सप्लाई की डेफिनेशन के बारे में कैश लूज भी आए हुए हैं कुछ, एक AAR की मोस्टली रूलिंग है, बट वो ज्यादातर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से, इसलिए हम उसको अभी ले नहीं रहे, क्योंकि उससे फिर आपके उलझने वाली संभावना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू। आज हम सेक्शन 7 ही देखे हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम अगले कल करेंगे। आपका जो भी फीडबैक है आप जरूर अवगत कराओ मेरे को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड करूँ और मेरे को भी पता चले कितने लोगों ने देखा है, लोगों का क्या व्यू है। थैंक यू।